देखिए, बीते जमाने में हमें गाना सुना करते थे। अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार ने ही लूट लिया घर यार का। भारत ने अमेरिका के साथ अपनी दोस्ती निभाने में, अनफ्लिंचिंग लॉयल्टी एंड अनडाइंग फ्रेंडशिप निभाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। यहां तक कि पिछले हफ्ते अमेरिकी कंपनियों का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए माननीय वित्त मंत्री जी ने सदन में गूगल टैक्स नाम के एक टैक्स को समाप्त कर दिया। इक्वलाइजेशन लेवी 6% की लगा करती थी अमेजॉन पर, मेटा पर और यूएस की कई आईटी कंपनियों पर, वो खत्म कर दी, इस उम्मीद में कि हम अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन को और अमेरिकी कंपनीज को वू कर सकें, उनको एक रेड कार्पेट ट्रीटमेंट दे सकें। लेकिन इसका क्या सिला हमें मिला? हमारी जितनी भी मेक इन इंडिया में बन रहे प्रोडक्ट्स पर, हमारी कमोडिटीज पर 26% टैरिफ ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने आज सुबह 2 बजे लगा दिया। मैं 11 फरवरी 2025 को इस मुद्दे को मैंने सदन में उठाया था। 11 फरवरी को मैंने ये भविष्यवाणी करी थी कि अगर ये ट्रंप टैरिफ वास्तविकता में बदल जाता है तो भारतीय अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। मैं आज फिर आपके मंच पर भी ये बात कहता हूं कि अगर ये ट्रंप टैरिफ लागू होते हैं, जो कि हो गए हैं, इससे भारतीय अर्थव्यवस्था को एक बहुत गहरा सेटबैक लगेगा। हमारा जीडीपी 50 से 100 बेसिस पॉइंट कम से कम गिरेगा। मिलियंस ऑफ जॉब्स भारत में छीनी जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी, कारखाने बंद होंगे और भारत में उत्पाद किए गए, प्रोड्यूस करे गए इंडियन कमोडिटीज ग्लोबली कंपेटिटिव नहीं रहेंगी। यूएस मार्केट के दरवाजे सदैव के लिए बंद हो जाएंगे। एक बहुत बड़ा झटका भारत की अर्थव्यवस्था को लगने जा रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि भारत सरकार अपने डिप्लोमैटिक चैनल्स को इस्तेमाल कर अमेरिकी हुकूमत से बात करेगी और इसे वापस करवाने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। मुझे लगता है कि ये तो मतलब विपक्षी दलों का जुमला है और ये मतलब मुसलमानों के ऊपर हमला बिल्कुल नहीं है। तो मतलब अगर लोकसभा में 288 वोट से मतलब जो वक्फ बोर्ड का बिल है, ये बिल सरकार ने जीत लिया है और अपोजिशन ने जो भी मतलब मुद्दे उठाए हैं उसको उत्तर देने का काम माननीय अमित शाह साहब और किरण रिजिजू ने किया है। मुझे लगता है कि अनेक वक्ताओं ने हमारी सरकार मुसलमानों के खिलाफ नहीं है ये बताया है। आज राज्यसभा में बिल आ रहा है, मैं भी इस पर बोलने वाला हूं और मेरे पार्टी की तरफ से पूरा सपोर्ट इस बिल का करने वाले है। और ये बिल मुसलमानों के फायदे का है, गरीब मुसलमानों को न्याय देने के लिए बिल लाया गया है और ये बिल राज्यसभा में भी पास हो जाएगा। वहाँ हमारे पास क्लियर मेजोरिटी है। 236 में से कम 125 के ऊपर हमारे साथ मतलब हमारे सभी एनडीए के साथी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, तो राज्यसभा में बिल पास हो जाएगा और गरीब मुसलमानों को न्याय देने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार ने बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम उठाया है और मैं सरकार का आभार व्यक्त करता हूं। लेकिन डीएमके कह रही है कि हम इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। मुझे लगता है वह सुप्रीम कोर्ट जाए और किसी कोर्ट में जाए, उनको जाने का अधिकार है, लेकिन कानून पास करने का अधिकार पार्लियामेंट को होता है और सुप्रीम कोर्ट से पार्लियामेंट सुप्रीम है। और बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान दिया है, इस संविधान में संविधान को पूरा कानून बनाने का अधिकार दे दिया है और ये कानून बन जाएगा तो मुसलमानों का, करोड़ों मुसलमानों का फायदा होगा। में आएगा, इसको लेके विपक्ष इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता रहा है, इसको काला दिन बता रहा है। आप अनकॉन्स्टिट्यूशनल, काला दिन, कुछ भी मोदी सरकार लेकर आती है आपके लिए अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाता है, आपके लिए वो काला दिन हो जाता है। इसी तरीके से एक काला दिन सीए के वक्त आया था, इसी तरीके से एक काला दिन धारा 370 के वक्त आया था, इसी तरीके से पूरा लोकसभा का चुनाव काले दिन के तौर पे था। क्यों? क्योंकि उसमें आरक्षण हम लोग छीन रहे थे, उसमें संविधान की हम लोग हत्या कर रहे थे। सिर्फ झूठ बोलना, फॉल्स नैरेटिव सेट करना, लोगों में एक डर का माहौल पैदा करना, सिर्फ विपक्ष की अब ये भूमिका रह गई है। कल मुझे बता दीजिए विपक्ष के कितने नेता थे जो तथ्यों पे बात कर रहे थे? अधिकांश लोगों ने एक जनरलाइज स्टेटमेंट दे के भ्रम फैलाने का प्रयास किया कि मुसलमान के विरोध में ये बिल आ रहा है तो मुसलमानों की ज़मीन छीन ली जाएगी। भाई सिस्टम में अगर पारदर्शिता ला रहे हैं तो किसकी ज़मीन छीनी जाएगी? सिस्टम को अगर ट्रांसपेरेंट बनाया जा रहा है और सशक्त बनाया जा रहा है, प्रो पुअर मुसलमान बनाया जा रहा है, महिलाओं को इसमें इंक्लूड किया जा रहा है, तो ऐसे में चिंता आपको क्यों हो रही है? पर चिंता उन लोगों की स्वाभाविक है जो इसके ठेकेदार बने हुए हैं, जिन्होंने इसको भ्रष्टाचार का अड्डा बना के रखा हुआ है।
उनको चिंतित होना स्वाभाविक है। जब उनके हाथ से चीज़ें जाकर गरीब मुसलमानों में बटेंगी तो स्वाभाविक है कि ये लोग चिंतित होंगे, और इसीलिए इन लोगों ने एक डर का माहौल बनाया। कल अगर इतनी ही चिंता थी तो क्लॉज बाय क्लॉज आप लोग करते ना, सारे कांग्रेस के सांसद। अगर इतनी ही चिंता थी तो एलओपी खुद बोलते, सारी बातों को इसके ऊपर रखते। जबकि बिल इंट्रोड्यूस हो रहा था तो एलओपी खुद गायब थे। उसके बाद मणिपुर 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 करते ये लोग थक नहीं रहे। जब रात में देर रात जब मणिपुर को लेकर चर्चा हुई उस वक्त एलओपी गायब थे। तो ये तो कांग्रेस की गंभीरता को दर्शाता है कि इन लोगों ने इस विषय को कितने गंभीरता से लिया। सिर्फ झूठ बोलना, भ्रम फैलाना, हाल फिलहाल के वर्षों में आप उठा के देख लीजिए, हर विषय पे विपक्ष ने इसके अलावा कुछ नहीं किया। कोई तथ्यों के साथ आज तक इन्होंने बात नहीं की। अमित शाह जी का एक बयान भी सामने आया, उन्होंने लालू जी का जिक्र करते हुए कहा कि वो जैसा मजबूत वक्फ बिल चाहते थे ये वैसा ही बिल्कुल थे। सही बात है। अब उनका बयान उठा के देख लीजिए, पिछली बार जब चर्चा हो रही थी उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि इसको और कठोर बनाया जाए। पटना, डाक बंगला चौक, हर जगह का इन्होंने जिक्र करते हुए कि कौन कौन सी जमीन ली गई है। तो ये बातें तो इन्होंने खुद बोली। दिक्कत क्या है ना कि ये लोग सिर्फ सत्ता की राजनीति करते हैं। इन्होंने सिर्फ वोट बैंक की राजनीति की है। आज इनको ये वोट बैंक सूट कर रहा है, आज इनकी बात करेंगे, कल इनको कोई और विषय सूट करेगा, ये उसकी बात करेंगे। मैं अपनी बात में स्पष्ट कर देता हूं कि भाई मैं रामविलास पासवान का बेटा हूं। मेरे नेता, मेरे पिता ने अपनी पूरी पार्टी को 2005 में समाप्त कर दिया, ये कहते हुए कि प्रदेश में मुस्लिम मुख्यमंत्री होना चाहिए। राजद खामोश बैठी रही। इतनी चिंता थी मुसलमानों की तो एक बार मौका दे देते, बनने देते किसी मुस्लिम को मुख्यमंत्री, क्यों नहीं बनने दिया। कांग्रेस को इतनी ही चिंता थी तो एक बार मुस्लिम मुख्यमंत्री बिहार में बना देती। बड़ी बड़ी आबादी है बिहार में मुसलमानों की, वो नहीं किया। बट झूठ जब बोलने की बारी आएगी तो ये लोग सामने आ जाएंगे। मैं कहता हूँ, रामविलास पासवान का बेटा हूँ। मेरा समर्पण जहाँ समाज के इन लोगों के प्रति है, मुसलमानों के प्रति है, तो वहीं एक बड़ा समर्पण मेरे नेता की आइडियोलॉजी के प्रति भी है। मैं गलती से भी कतई कोई ऐसा कदम नहीं उठाऊंगा जहाँ पे इस समाज का रत्ती भर भी कोई अहित हो। असदुद्दीन ओवैसी आपका जिक्र कर रहे हैं, चंद्रबाबू नायडू का जिक्र कर रहे हैं, नाम भुगतने होंगे। कह रहे हैं कि परिणाम चुनाव में भाई परिणाम आगे बिहार का चुनाव भी है, कैसे भाई हर चुनाव एक चुनौती लेकर आता है और विपक्ष के एक फॉल्स नैरेटिव के साथ आता है। 2014 से हम लोग यही देख रहे हैं, मोदी आएंगे तो ये हो जाएगा, मोदी आएगा तो मुसलमान देश से। 2014 में तो यही था कि भाई देश से तो मुसलमान ही निकल जाएंगे। आज मुझे बता दीजिए क्या देश भर के मुसलमान चले गए कहीं दूसरे देश में? 14 में इन्होंने ये भ्रम फैलाया, 19 में इन्होंने अलग भ्रम फैलाया, 24 में आरक्षण खत्म हो जाएगा, संविधान खत्म हो जाएगा। इन्होंने सिर्फ झूठ बोलकर चुनौती प्रस्तुत करने का काम किया। मैं तो तैयार हूं भैया चुनौती के लिए, मैं तैयार हूं। अभी 6-8 महीने के बाद ही तो बिहार में चुनाव है। बल्कि मैं चाहता हूं कि इन 6-8 महीने में मुसलमानों को ये पता चले कि इससे उनको कितना लाभ हो रहा है। हर उस गरीब मुसलमान जो पिछले लंबे समय से कहीं ना कहीं विवादों में उनकी ज़मीन फंसी हुई है, जब उनको उसका समाधान होते हुए दिखेगा तो अपने आप उनको समझ में आएगा। जब इस ऐसी ज़मीनों के ऊपर मुसलमानों के लिए, उनके परिवारों के लिए जब राजस्व जनरेट होगा तो उनको पता चलेगा कि उनके हक की ये बातें हम लोग कर रहे थे। आज नहीं कल हर किसी को समझ में आएगा। सीए का भी समझ में आ ही गया ना, किसी मुसलमान की नागरिकता नहीं छीनी गई। धारा 370 के बाद भी समझ में आ गया कुछ नहीं। राष्ट्रपति शासन लगा के रखेंगे, यूटी बना दिया, फलाना ढिमकाना, कभी राज्य में लोकतंत्र नहीं लौटेगा। लौट गया ना लोकतंत्र, वापस उमर अब्दुल्ला जी ही मुख्यमंत्री बन गए भैया। वहां पे आ गई व्यवस्था जैसे थी। बट सिर्फ भ्रम फैलाना विपक्ष का ये काम है। आने वाले समय में चुनौतियों के लिए मैं तैयार हूँ, बिहार की भी चुनौती के लिए तैयार हूँ, 2029 के लिए भी तैयार हूँ। एक आखिरी सवाल ये भी है कि मोदी 1 और मोदी 2 के बाद मोदी 3 की सरकार है, क्या कहेंगे? क्योंकि बहुत बड़ा बिल था, कितनी मजबूत सरकार है जिस तरीके से सवाल उठ रहे हैं? देश हित में बड़े बिल लाने से ना मोदी सरकार घबराई है, ना ये इच्छा शक्ति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में ही है। धारा 370 जैसे विषय, राम मंदिर जैसे विषय को इतनी सरलता से वहाँ पे मंदिर का निर्माण कर देना, कई ऐसे बड़े कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही उठाए गए हैं। और मैं मानता हूँ कि अभी भी राष्ट्र हित में कई और बड़े फैसले लेने बाकी हैं जो आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगे। परिणाम स्वरूप जनता ये मानती है कि ये सरकार उनके हितों की बात करती है। परिणाम स्वरूप तीसरी बार प्रधानमंत्री जी को चुना गया। मैं मानता हूँ अगली बार फिर, उसके बाद फिर निरंतरता में अभी सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एनडीए की ही रहने वाली है। सर, कई नेता ये भी कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जाएंगे इस बिल के खिलाफ। एमके स्टैलिन ने भी कहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे इसके खिलाफ। भाई जाइए, आपको ये इजाज़त देश का कानून देता है। चिंता तो यही कि जब आपके ऊपर आंच आती है तो आप सुप्रीम कोर्ट भागिएगा।
बट एक गरीब मुसलमान के ऊपर जब आंच आती है तो आप प्रावधान ऐसे बनाइएगा कि वो न्यायालय का दरवाजा तक ना खटखटा सके। यही प्रावधानों में हम लोगों ने बदलाव किया ना। इससे पहले जो प्रावधान थे वफ्त में ऐसे थे कि आप न्यायालय तक अधिकांश विषय नहीं जा सकते थे। सोचिए, न्यायालय से ऊपर ये व्यवस्था बनी हुई थी। ऐसे में आपके ऊपर आंच आई तो आप न्यायालय जाने की बात कर रहे हैं, और एक गरीब मुसलमान के ऊपर आंच आती थी तो उस वक्त वो न्यायालय नहीं जाए। ये पारदर्शिता हम लेकर आए हैं। आप बिल्कुल जाइए, न्यायालय में जाइए, अपनी बातों को रखिए, सदन में अपनी बातों को रखिए। अंतोगत्वा मुझे लगता है जो सही फैसला था वही कल लिया गया है। संशोधन बिल 2025 लोकसभा में पास हुआ और आज राज्यसभा में रखा जा रहा है। विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि ये इनलीगल है, इनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो सबसे पहले समझना होगा कि वक्फ एक बहुत पुरानी धारणा है और आजादी से पहले अंग्रेजों ने भी इसको लेकर काफी कानून बनाए, लेकिन 1954 में वक्फ एक्ट 1954 बना दिया गया इन प्रॉपर्टीज को रेगुलाइज करने के लिए जो वक्फ के अंतर्गत दान में आती हैं। इसके बाद अनेक बार इस वक्फ एक्ट के अंदर संशोधन किए गए और आज जो संशोधन किए जा रहे हैं वो मुस्लिम भाइयों के बहनों के हितों को सुरक्षित करने के लिए किए जा रहे हैं। 2006 में सच्चर कमेटी आती है जिसे कांग्रेस अपॉइंट करती है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट 2006 में कहती है कि भारत के वक्फ बोर्ड के पास विश्व में सबसे अधिक संपत्ति है और वो 4.5 करोड़ की गिनती आती है। 4.5 करोड़ संपत्तियों पर 162 करोड़ की इनकम उस समय पर आती है। सच्चर कमेटी उसी समय कहती है कि 162 करोड़ गलत है, कम से कम 12,000 करोड़ रुपए आने चाहिए। इसके बाद समय आगे बढ़ता है। 2024 की मैं बात करूं